हेलो फ्रेंड। मैं अनुराग पाठक मिशन 5000 के इस पहले एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूं। तो ये है क्या मिशन 5000? देखो, ये एक अंडरस्टैंडिंग है हम लोगों के लेवल पे कि पढ़ने से आप वो ओरिएंटेशन डेवलप नहीं कर पाओगे जब आप किसी चीज को सोच के लिख करके प्रोग्रेस करोगे तब। और इसी बेसिस पे 5000 का हमने एक मिशन बनाया है जिसमें आप अपने मेंस लिखने से पहले अगर 5000 आंसर्स लिख ले हर सब्जेक्ट में, मतलब इन टोटल 500 इन हिस्ट्री, 500 इन ज्योग्राफी, ऐसे करके अगर 5000 क्वेश्चंस एंड देन कंबाइंड क्वेश्चंस लेकर लिख लोगे अगर आप, तो आपका माइंडसेट अलग होगा, लेवल अलग होगा। जब उस समय उसके बाद जब कोई आंसर लिखोगे तो हर आंसर एक पॉलिसी के लेवल पे आ जाएगी। फिर आप किसी चीज को क्रिटिकली एग्जामिन करना सीख पाओगे। किसी लिखने से पहले उसके आंसर का जो ब्लूप्रिंट है वो तुरंत ओपन होगा, आपके स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो जाएगा, इतने ट्रेंड हो जाओगे। तो इसी रेफरेंस में ये हमारा पहला सेशन है जिससे आपको एक आइडिया लगेगा कि हम इसको कैसे मीट आउट करेंगे इसको। इसमें मैं आपको रोज एक क्वेश्चन ला के दूंगा और उसको मैं डायग्नोस करवाऊंगा आपके साथ, और फिर आपको इस पे ओपनिंग दूंगा कि आप लिखो, और अगर आपकी इच्छा होगी तो आप इसके जैसे बहुत सारे आंसर्स लिख सकते हो, जो कि जिसका डिस्क्रिप्शन आपको नीचे टाइमलाइन में दिख जाएगा। नाउ, so what is the mission? The mission says कि it is a disciplined student first campaign aimed to empower aspirant. It is not to teach aspirants, empower. आपको आपका सशक्तिकरण किया जाए जिससे आप खुद, so that aspirant can write 5000 quality answers before mains. It is not just about quantity, it is about cultivating clarity, confidence, command over articulation. Every answer is a step forward for administrative excellence. तो किसी रेफरेंस आंसर में मैं आपको गाइड करूंगा कि आप उससे बेहतर आंसर लिखो। और इसी के रेफरेंस में मैंने इस साल के टॉपर शक्ति दुबे का क्वेश्चन पेपर लेके आया हूं, जो कि 2023 में लिखा गया था सितंबर में। 2024 में मेंस था और उसके इंटरव्यू हुए। जस्ट बिफोर सी रोट हर मेंस, सी हैज रिटन दिस आंसर, राइट? तो इस क्वेश्चन को हम रेफरेंस लेंगे जिसमें शक्ति दुबे ने लिखा है आंसर। द क्वेश्चन सेज, डू यू एग्री, मेरे ख्याल से आपको दिख रहा होगा, डू यू एग्री दैट द हाई इकोनॉमिक ग्रोथ इन द पोस्ट पीरियड has not resulted in a growth trickling down to the marginalized section. Rendering the inclusive growth and is a major concern. Justify your answer. है ना? तो इसको मैं एक बड़े फॉर्मेट में हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो लेट अस रीड अगेन, और यहां से अब मैं और आप इन्वॉल्व होंगे इस क्वेश्चन को लेके। कि मैंने जैसे अभी स्टार्टिंग में मैंने बताया कि माय पर्पस इज नॉट टू टीच बट टू गाइड, है ना? आपको भी अब जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको अपने नोटबुक ओपन करके बैठना है, जैसा मैं बोलूं वैसा करके देखना है। और फिर मैं आपको हिंट दूंगा, देखते हैं हम दोनों अलाइन करते हैं कि नहीं, एक बात पर एग्री करते हैं कि नहीं। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो और मुझे की डिमांड बताओ इस क्वेश्चन का। तो मैं आपके लिए फिर से पढ़ दे रहा हूं। डू यू एग्री that high economic growth in the post-reform period has not resulted in growth trickling down to the marginalized sections, rendering inclusive growth a major concern? Justify your answer. और हिंदी में भी है। आ, तो हम इंग्लिश के क्वेश्चन को देखते हैं। सो लाइक इसमें की डिमांड क्या दिखता है आपको इस क्वेश्चन? तो देखो, क्वेश्चन कहता है, डू यू एग्री टू द हाई इकोनॉमिक ग्रोथ इन द पोस्ट रिफॉर्म पीरियड? तो जब आप क्वेश्चन देखोगे तो ज्यादातर आप में से लोगों को लगेगा कि ये क्वेश्चन तो इंक्लूसिव ग्रोथ में है, पर ये क्वेश्चन इंक्लूसिव ग्रोथ में नहीं है, वो उसका एक सब कैटेगरी का भी सब पार्ट है। तो क्वेश्चन किसके ऊपर है? तो चलो मैं आपको हिंट करता हूं और फिर स्टेप बाय स्टेप मैनर में आपके लिए मैं स्ट्रक्चर तोड़ूंगा। आप देखना कि क्या आप उस तरह से अलाइन हो रहे हो और एग्री और कन्विंस हो रहे हो कि नहीं, इस चीज को भी नोटिस करना। तो ये जो क्वेश्चन है, रादर देन की इंक्लूसिव ग्रोथ, आप ध्यान से देखो, इसमें जो की डिमांड है वो है हाई, वर्ड हाई। और सेकंड जो की डिमांड है जिसके ऊपर हमको एनालिसिस करना है वो है मार्जिनल सेक्शन, मार्जिनलाइज सेक्शन, राइट? तो दिस इज अ क्वेश्चन वेयर वी नीड टू स्टैब्लिश हाई हाई इकोनॉमिक ग्रोथ,
high economic, so we need to give an emphasis to the high economic growth, because ग्रोथ तो बहुत तेजी से पर इंक्लूसिवनेस नहीं आ रहा ना। वर्सेस वर्सेस हमें देखना है मार्जिनलाइज सेक्शन, मार्जिनलाइज्ड सेक्शन, राइट, मार्जिनलाइज सेक्शन। सो so we have these two words and which we need to establish a relationship, and this relationship this relationship needed to be addressed in a different way. अब देखो ये जो हाई इकोनॉमिक ग्रोथ है ना, इसमें एक बड़ा सेंसिटिव वर्ड है, वो वर्ड है पोस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म। इसको भी हमें ध्यान रखना है। ये हाई इकोनॉमिक ग्रोथ कब का? 1991 के बाद का। तो हमको इसको भी यहाँ पे रख लेना है। इन दोनों के बीच में पोस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म, राइट, पोस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म। तो पोस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म के जो ग्रोथ हुए, इकोनॉमिक ग्रोथ 99 के बाद आए, उसने जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, अब देखो हमको मार्जिनलाइज सेक्शन के भी लोगों को पता करना है कौन लोग हैं ये, उनको वो फायदा नहीं पहुंचा पाया। और इसलिए मार्जिनलाइज होते कौन है? जो बिल्कुल ऐसे हैं जो कि समाज में दो तरह के लोग होते हैं सोसाइटी में, जो कैपेबल हैं, जो पैसे अर्न करते हैं, टैक्स देते हैं, और उनके कंजम्पशन से, उनके अर्निंग से कंट्रीब्यूशन आता है कंट्री को। पर जब उनकी क्षमता खत्म हो जाती है, इनकैपेबल हो जाते हैं, वो लायबिलिटी बन जाते हैं। तो ऐसे लोग जो इनकैपेबल हैं किसी चीज को काम करने के लिए, उनको हम पॉवर्टी या फिर लाइक अंडर प्रिविलेज्ड लोगों उन उसमें रखते हैं। मार्जिनलाइज मतलब कि दोज हु आर कैपेबल, एंड नॉन बिलो मार्जिनलाइज मींस दोज हु आर इनकैपेबल। तो मार्जिनलाइज ऐसे हैं जो अभी कैपेबल तो हैं पर कभी भी वो नीचे जा सकते हैं। तो ऐसे कौन लोग हैं जो अभी कैपेबल हैं और नीचे जा सकते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो हमको एक्चुअली बेसिकली इन दोनों के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करना। ओके, तो विल कम बैक अगेन। हम फिर से इस आंसर को देखेंगे, शक्ति दुबे के आंसर को लेकर के। अब देखो, इसमें आपको मार्जिनलाइज सेक्शन के पहले कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाता हूं। तो मार्जिनलाइज सेक्शन में कौन कौन से मार्जिनलाइज ग्रुप है यहाँ पे? तो देखोगे आपको सबसे पहले दिखेगा शेड्यूल कास्ट। तो जब आप मार्जिनलाइज सेक्शन देख रहे हो तो आपको शेड्यूल कास्ट ही नहीं देखना है, शेड्यूल क्लास के कैरेक्टरिस्टिक्स देखना है कि इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अनटचेबिलिटी, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? पॉवर्टी है, मैनुअल लाइक स्कैवेंजिंग है, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है इनके साथ। देन ये रहते कहाँ पे? ये ज्यादातर दलित के रूप में बिहार, उत्तर प्रदेश के जगह उनका मतलब ज्यादा नंबर है। नाउ अब इनके साथ वी हैव सम, लाइक मैंने एग्जाम्पल भी रखा हुआ है जिसको आप रेफर कर सकते हो। जैसे इन वी हैव सम एनसीआरबी डेटा जो बताता है कि इनके अगेंस्ट क्राइम रेट बहुत ज्यादा है, इनकी लैंड एक्विजिशन जबरदस्ती बहुत हद तक एक बड़े लेवल पे चल रहा है। वैसे ही शेड्यूल ट्राइब है। शेड्यूल ट्राइब में क्या है? इनके कैरेक्टरिस्टिक्स देखो क्या है। ये फॉरेस्ट बेस्ड लाइवलीहुड इनके बेस्ड होते हैं, और जो डैम बन रहा है उसके साथ जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन है उसमें सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट इनका है। दे आर द मोस्ट सफरर एंड दे आर नॉट गेटिंग द प्रॉपर कंपनसेशन, राइट। तो ये कहाँ पे देखो, आदिवासीज ऑफ उड़ीसा और लाइक छत्तीसगढ़ में और महाराष्ट्र में इनके नंबर्स ज्यादा है, राइट। ऑन दिस रिगार्ड आप इनको भी देख सकते हो। लाइक वी हैव रिलीजियस माइनॉरिटी, सचर कमेटी ने कहा था कि मुस्लिम्स हैव लोअर लिटरेसी, इनकी लिटरेसी रेट बहुत कम रहती है। और चूंकि लिटरेसी रेट कम रहती है तो ये फॉर्मल क्रेडिट नहीं ले पाते, इनके पास एक्सेस नहीं है गवर्नमेंट क्रेडिट को लेने का। मनी लेंडर्स आ जाते हैं, है ना। मतलब मनी लेंडर्स क्या, बिना पेपर वर्क के जहाँ पे क्रेडिट मिलता है वहां पे इनको हाई वर्नेबिलिटी होती है इनकी, कम्युनल टेंशंस जब भी हो जाते हैं तो इनकी ये फीचर्स हैं, राइट। माइनर ग्रुप में विमेन की क्या है? जेंडर गैप है, लिमिटेड एक्सेस टू ऑनरशिप है, किसी भी चीज में उनका ऑनरशिप नहीं रहता। एंड देन दे आर हैविंग वर्नेबिलिटी टू जेंडर बायस्ड वायलेंस। जब भी कुछ जेंडर बायस्ड वायलेंस होता है तो उसमें ज्यादा इनको सफर करना पड़ता है। और इसमें एक रिपोर्ट भी मैंने यहाँ पे लगाया। ओके, नाउ देर आर सम मोर marginalized people.
सो वी हैव द पर्सन विद द डिसेबिलिटीज, इनकी चार्ज क्या रहती है, इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता इनके फेवरेबल फीचर इनको सपोर्ट करने के लिए, एंड दैट इज व्हाई दे आर हाईली डिपेंडेंट ऑन देयर फैमिली। उनके पास उनको सपोर्ट करने के लिए डिवाइसेस नहीं होता। तो अब उनके बेसिस पे यहाँ पे रिपोर्ट है। मैं आई एम नॉट रीडिंग दैट रिपोर्ट डिटेल सो दैट आई कैन कट दिस video in short duration so they can take an ample support. You will be getting in this PDF and this in like write up. Now we have an informal worker, migrant laborers, and उनके देखो साइलेंट फीचर्स क्या है, जॉब सिक्योरिटीज नहीं है उनके पास, राइट, एंड दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द फॉर्मल बैंकिंग, और इन सब से वो नरादर। अब देखो, ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन हाई ग्रोथ एंड मार्जिनलाइज सेक्शन, है ना। तो हाई ग्रोथ, कौन सा हाई ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ, ओके, हाई इकोनॉमिक ग्रोथ यहां पे लिख देता हूं, हाई इकोनॉमिक ग्रोथ, और इसके बीच में रिलेशनशिप बनाना है, किसके बीच में, मार्जिनलाइज सेक्शन के बीच में वर्सेस मार्जिनलाइज सेक्शन, ओके, marginalized section. Now, as we have discussed marginalized sections, तो हमें उसके डिटेल, जैसे हमने देखा एससीज है ना, अनटचेबिलिटी उनका वो है, उनके पास लाइक कास्ट बेस्ड वायलेंस है, उनका लैंड एक्विजिशन में बहुत ज्यादा इनजस्टिस है। देन वी हैव एसटीज, राइट, नेचर ड्रिवेन है ये, राइट, डैम और उससे डिस्प्लेसमेंट सबसे ज्यादा है इनके पास, ओके। देन वी हैव वुमेन and related, we have their features also, right, and then we have disables, and their disables are having their infrastructure related issues. Then we have a formal and informal, and like insecure job related laborers, उनके segment यहाँ पे। So when we are looking to analyze, we are required to analyze the impact not on the minor section but on the different subsections, और subsections में भी किसको एनालाइज करना है, इनके सैलिएंट फीचर्स को एनालाइज करना है, हमको इनके सैलिएंट फीचर्स को एनालाइज करना है ना, और देखना है कि क्या ये हाई इकोनॉमिक ग्रोथ जस्टिफाई किया, इनको बेनिफिट पहुंचा पाया, ट्रिकल डाउन हुआ यहाँ पे, और नहीं हुआ तो हमें जस्टिफाई करना क्यों नहीं हो पाया, we need to justify why not. Now ये तो हुआ एक सेगमेंट की बात। दूसरी जो सेगमेंट की बात करते हैं कि हाई इकोनॉमिक ग्रोथ कैसा है, तो जब आप देखोगे कि पोस्ट लिबरलाइजेशन हाई इकोनॉमिक ग्रोथ इस तरह से थे, कैसे थे, तो इसके लिए भी मैं यहाँ पे टेबल आपको बना देता हूं। तो यू विल फाइंड हाई इकोनॉमिक ग्रोथ पोस्ट लिबरलाइजेशन, राइट, हाई इकोनॉमिक ग्रोथ post liberalization. So I'll keep this post liberalization feature, post liberalization, तो ये पोस्ट लिबरलाइजेशन क्या है, पोस्ट लिबरलाइजेशन में आप देखो वी हैव लाइक हाई ग्रोथ, इनकम राइज, तो एक तो हाई जीडीपी ग्रोथ, वी हैव अ रैपिड ग्रोथ, रैपिड, ये एक फीचर है ना। क्यों है ये फीचर, क्योंकि नाउ इट इज अ ग्लोबलाइजेशन लेड, इनको सबसे पहले यहाँ पे फोर्स। सेकेंड, इट इज अ सर्विस सेक्टर लेड ग्रोथ, सर्विस सेक्टर लेड। नाउ व्हेन वी हैव अ सर्विस सेक्टर लेड ग्रोथ, अब हम इसको, इसके फीचर्स को देखेंगे, तो इट इज अ टेक्नोलॉजी ड्रिवन ग्रोथ, टेक्नोलॉजी ने इसको ड्राइव किया, एंड द टेक्नोलॉजी मींस कैपिटल इंटेंसिव ग्रोथ, लेस जॉब्स, है ना, ये फीचर्स इसके, लेस जॉब्स टू मैनुअल वर्कर्स और टू लेबरर। सेकेंड, ये क्या है, एफडीआई इनफ्लो बेस्ड है, एफडीआई इनफ्लो। सो इफ वी हैव एफडीआई इनफ्लो, so it has created an inequality itself, inequality, and global integration means we have some supply chain was there, and which gives a benefit only to the regions across the area where we have the key centers of global supply chain. So the growth does not have a dispersal, no, diverse dispersal was missing because
we have a supply, global supply chain was in a main force. Then we have infrastructure and urbanization boom. इंफ्रा में जब आएगा तो क्या होगा कि ओनली अर्बन सेंटर्स, इट इज एन अर्बन सेक्टर, सेंटर लेड ग्रोथ, और इससे क्या होगा, रूरल डिस्ट्रेस, है ना, सब अर्बन्स ऑल्सो सफर्ड मोर. देन एक्सपेंशन ऑफ मिडिल क्लास. मिडिल क्लास ने क्या किया, लाइक सी most of the FDI came, they have attracted engineers and doctors. These are basically from the middle class. They made education costly, है ना, created a further barrier. तो हमें यहाँ पे एक चीज देखना है यहाँ पर लेकर, सो वी नीड टू सी, हमें क्या देखना होता है कि हमें ये चीज को, इसके जब हम तोड़ते हैं ना, इनके माइन्यूट, इसी को बोलते हैं क्रिटिकल एनालिसिस, तभी आप पॉलिसी बना पाओगे कंट्री के लिए, है ना. तो हमें इन दोनों को एनालाइज करना पड़ेगा यहाँ पर, और फिर देखना पड़ेगा क्या इंक्लूसिवनेस हुआ कि नहीं हुआ. अब जब आप आंसर लिख रहे हो, व्हेन यू आर राइटिंग एन आंसर, बट ऑब्वियस है कि पहली फीलिंग तो ऐसी आती कि नहीं नहीं, इसने क्या किया कि हमें सपोर्ट ही नहीं किया, इंक्लूसिवनेस लाया ही नहीं. पर हम ऐसा स्टैंड नहीं ले सकते, क्योंकि अगर ग्लोबलाइजेशन आया, देश ने तरक्की करी, लोगों तक बेनिफिट नहीं पहुंचा, सरकार को तो मजबूत किया ना, टैक्सेस ज्यादा दिया ना, सरकार के जो सिस्टम है वो कैपेबल हुए ना कि लोगों को सपोर्ट करें. तो ग्लोबलाइजेशन इनडायरेक्टली इंक्लूसिवनेस लाने के लिए यहां पे सक्षम हो रहा है ना गवर्नमेंट के थ्रू. तो गवर्नमेंट को ही मेड, लाइक इट मेड मोर कैपेबल. गवर्नमेंट वाज राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, इट वाज कैपेबल, गवर्नमेंट वाज कैपेबल, बट लाइक इट, like globalization through these features, or rapid growth post globalization through these feature, has made government capable. And in way, the government has introduced many schemes. We have a Manrega schemes, and then we have many other health related things and education related things, which were actually supported by the sponsorship government got through tax, through these all feature. So that is how we need to write this answer. तो जब हम आंसर लिख रहे हैं, when we are writing an answer, तो एक तरफ जब हमारा हाई इकोनॉमिक ग्रोथ है, this side suppose we have a high economic growth, high economic growth, तो हमें हाई इकोनॉमिक ग्रोथ के इन क्रिटिकल पॉइंट्स को भी देखना होगा. ये जो अभी मैंने आपको क्रिटिकल सर्विस लेड, अर्बन लेड ना, लाइक मिडिल क्लास वर्सेस, वर्सेस जब हम मार्जिनलाइज सेक्शन को देख रहे हैं, मार्जिनलाइज सेक्शन को जब देख रहे हैं तो हमें मार्जिनलाइज सेक्शंस के सारे कैरेक्टर, एससीज, एसटीज, एंड इनके कंडीशंस को भी देखना पड़ेगा हमको. इनके जो कंडीशंस है ना, इस पे जो एनालाइज करोगे, उस पे जाके आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे. तो आपको इन सब फीचर्स को ऐसे लिंक करने. अब कैसे करोगे, ये चॉइस मैं आपको दे रहा हूं, छोड़ रहा हूं कि विच फीचर हैज डिस्टर्ब एंड सपोर्टेड व्हाट कंडीशन ऑफ मार्जिनलाइज सेक्शन, राइट. एंड देन यू हैव टू जस्टिफाई यस और नो, कि क्या इसने कोई स्टैंड, कोई लाइक इंक्लूसिवनेस लाया, इंक्लूसिवनेस नहीं लाया. तो आंसर कैसे लिखना है, जब आप आंसर लिखोगे ना, तो आपके आंसर को बैलेंस रखना बहुत जरूरी है. अगर आपने पहले ही स्टैंड ले लिया, नो नो, इसने तो इंक्लूसिवनेस लाया ही नहीं, लाइक इंक्लूसिव ग्रोथ रहा ही नहीं, तो जैसे ही आपने लिया, इसका मतलब है कि आप, जो अभी हम प्रोसेस है ग्लोबलाइजेशन के, इसके अगेंस्ट हो आप. तो इसीलिए आपको कोई स्टैंड ऐसे आउटराइटली नहीं लेना है. तो आपको क्या करना चाहिए, जब आप 150 वर्ड्स का आंसर लिखोगे, व्हेन यू आर राइटिंग 150 वर्ड्स आंसर, यू नीड टू बी वेरी बैलेंस. तो बैलेंस रहने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले तो ब्लूप्रिंट बनाना होता है. और ब्लूप्रिंट बनाने के लिए देखो, आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन, सो ये मेरा स्ट्रक्चर है ब्लूप्रिंट का. पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3, 4 और पैराग्राफ 5. ये तो हमारा पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं इसको. तो यहां पे जब आप इंट्रो लिखोगे ना, इंट्रो, तो आपको पहले ही बता देना है कि भाई देखो, मैं ना ये स्टैब्लिश कर रहा हूँ, हाई इकोनॉमिक ग्रोथ और मार्जिनलाइज सेक्शन के बीच में मैं बात करूंगा, और मैं जस्टिफाई करूंगा कि यस और नो बाद में. तो आपको बताना है कि देखो, हाई इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू सर्विस लेड ग्लोबल सप्लाई चेन, राइट, अर्बन यूथ, मिडिल क्लास यूथ and their consumption pattern has really affected in detailed way, comprehensive way, direct way, indirect way, sustainable way to the different component of the minor sections and their features, है ना, उसके बारे में आपको तुरंत बता देना है यहाँ पे, which sometime resulted into inclusive, like नहीं, mostly not sometime,
which mostly created non-inclusiveness. But like, yes, some scopes are there which says कि yes, inclusiveness happened due to through government ways. Then you have to tell कि no, inclusiveness did not come. ना, inclusive नहीं आया, no inclusiveness. तो क्यों नहीं आया, और इसके रीजन भी बता देना आप, व्हाई नॉट ना, व्हाई नॉट. अब देखो यहाँ पे स्किल्स मैटर करता है कि आप कितनी स्मार्टली किसी आंसर को लिख जाते हो इतने छोटे स्पेस में. फिर आपको नो में एक और भी चीज कर सकते हो, क्योंकि दो स्पेस है और ज्यादा आपको हाईलाइट करना है, क्योंकि ज्यादातर इनइक्वालिटी बढ़ी ना हमारे देश में. तो आप नो के लिए दो पैराग्राफ कर सकते हो कि यहाँ पे पीपल वाइज, सेगमेंट वाइज है ना, और आप तीन ग्रुप को यहाँ पे रख सकते हो कि थ्री मार्जिनल ग्रुप्स एंड दीज थ्री मार्जिनल ग्रुप्स, ऐसे ग्रुप्स में कैटेगराइज कर सकते हो. पर आपको यस में भी बताना पड़ेगा अपने आंसर को बैलेंस करने के लिए कि यस, इन सम पार्ट द गवर्नमेंट हैव बिकम कैपेबल एंड उसके चलते यहाँ पे आए. और फिर यस पार्ट को और कैसे यस हो, हाउ कम मोर यस, उसमें कुछ रीजन डाल के आपको आंसर को कंक्लूड करना पड़ेगा. राइट, सो दिस वे यू कैन मैनेज दिस आंसर. नाउ व्हाट विल डू, अब हम थोड़ा सा देखेंगे कि हाउ शक्ति दुबे हैज मैनेज हर आंसर, एंड यू मेक अप योर ओन माइंड एंड सी लाइक where her answer stands on this regard. So what she did, she started with same question. She started with the definition. So she has written inclusive growth is a qualitative term which is based on the idea of reaching the last mile and leveraging no one and leaving no one behind. Okay, na? That is introduction. Then she has given point one, and then she has written that post liberalization reform we have witnessed increase in inequality in India. Second point, the government has not the growth has not percolated the bottom most layer. Third, according to NFHF, rural areas have more than 59% of unnourished and malnourished people. And then fourth, according to the Tendulkar committee, we have a 22% people is below poverty line. And then we have a second part, according to ASER report, literacy rate in India is 86%. The 6 point says that tribal population and the tribal areas suffer from the problem of resource curse. And then 7th point is there is a development deficit in several areas. And then last point, according to the Sachar committee, the Muslim in the India have a socioeconomic worst socioeconomic indicator. And last conclusion is thus there have been a concentration of a benefit in some areas. Now you can see here concentration of benefit in a top layer. So we need to adopt bottom-up approach to ensure the sustainable development along with inclusiveness may come. So this is her answer, right? So let us take it as a reference point and try to write better answer than this. Okay, so we have a session this much. You'll be getting in a supportive write-ups. Try writing an answer and share to us. You'll get a right evaluation, detailed evaluation, and come and join with us in the Mission 5000. So thank you very much.